हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADS 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में भी हम नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन सी विशेष कंडीशंस हैं जिनको हमें जानना बहुत आवश्यक है और लगभग हमें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अगर हम कंपाउंड नाउन की कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कंपाउंड नाउन का हम एक शब्द लिख रहे हैं कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, तो ये दो ही हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स है, ब्रदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, उसी स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप गलती क्या करते हो कि कंपाउंड नाउन के साथ जब भी पोसेसिव केस की बात आती है तो आपके दिमाग में सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन आ जाती है, और जब सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन आती है तो आप पोसेसिव केस की कंडीशन को बना देते हो। मतलब दोनों स्थितियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो एक बार रिकॉल करवा देंगे उसको हम कि अगर कंपाउंड नाउन की बात की जाती है तो आपको पता है कि कंपाउंड नाउन को जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके मुख्य शब्द को यानी रूट वर्ड को हम प्लूरल में बनाएंगे। तो जैसे आप कमांडर इन चीफ है तो कमांडर इन चीफ में रूट वर्ड क्या है? कमांडर है। उसी तरीके से इसमें रूट वर्ड क्या है? फादर है। तो इसका मतलब जब प्लूरल बनाने की बात आएगी तो आप कमांडर से लिखोगे, यहाँ पे फादर से लिखोगे। बट अगर हम कंपाउंड नाउन के साथ पोसेसिव केस की बात करते हैं तो इसके अंत वाले शब्द, तो अंत वाला शब्द क्या है? चीफ है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। इसी तरीके से फादर इन लॉ में एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी पोसेसिव केस की बात आएगी तो इसके अंत वाले शब्द के साथ ही एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नाउन के रूप में ऑर्डर्स जोड़ सकते हो, इसी तरीके से हाउस जोड़ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अंत वाले शब्द के साथ ही प्रयोग होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस की बात करें, जैसे विद द हेल्प ऑफ example, let us understand this. If I say father in law's health is should follow the commander in chief's orders। ये दो सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है फादर इन लॉज हेल्थ इज़ नॉट वेल। इसका मतलब ये है कि फादर इन लॉ की हेल्थ अच्छी नहीं है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, लिखा है एवरी सोल्जर शुड फॉलो द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि प्रत्येक सैनिक को कमांडर इन चीफ्स, जो कमांडर इन चीफ सेना को जो पद होता है उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये दो सेंटेंसेस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। यहाँ पे क्या है? हेल्थ है, एक नाउन है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो चीफ के बाद जो ऑर्डर्स हैं वो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अब देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल कंडीशन में होते हैं। प्लूरल इन द सेंस का मतलब आपको पता है कि द प्लस एडजेक्टिव की कंडीशन बनती है। इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव के प्लेस पे ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को बताने का काम करते हैं। तो ह्यूमन क्वालिटीज़ में जैसे आप ब्लाइंड बोलते हो, पुअर बोलते हो, रिच बोलते हो, डम्ब बोल दिया आपने। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दिया जाता है तो वो जो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यही एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपने कहा द पुअर, तो हमें पता है कि ऐसे लोग जो गरीब होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जब इनके साथ पोसेसिव केस की घटना घटित होगी, मतलब कि ऐसे नाउन को अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना हुआ तो इनके साथ किसी भी स्थिति में एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं होगा।
तो करोगे क्या, ऐसी स्थिति में अगर किसी एडजेक्टिव से अगर नाउन का निर्माण हुआ है और उसको आप पोसेसिव केस बनाना चाहते हो तो इनके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। तो अक्सर ये मिस्टेक कर जाओगे क्योंकि यहाँ पे सेंस निकलेगा ऐसे लोग जो गरीब हैं, फिर आपने बोला द रिच तो ऐसे लोग जो अमीर हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, चूँकि ये एडजेक्टिव से बने हैं तो एडजेक्टिव से बने होने के नाते इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस की घटना नहीं घटित होगी, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, बट यू हैव टू यूज़ preposition of in the sentence. Let us understand this with the help of example also. If I write the sentence, so the sentence is जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऑनेस्टी, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर। उसी तरीके से द कंडीशन ऑफ द रिच। ठीक, आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, गलत है, बाकी ये दोनों क्या है, सही है। तो जैसे अब हमने कहा कि द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर, ओके, फिर उसी हमने कहा द कंडीशन ऑफ द रिच। तो अब यहाँ पे इसको सेंटेंस के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी द कंडीशन ऑफ द रिच ऑफ द पुअर। इसका मतलब यह बहुत आवश्यक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी द कंडीशन ऑफ द पुअर। ये बहुत आवश्यक है कि गरीब लोगों की स्थितियों को देखा जाए। तो ये हमने देखा। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सी द पुअर्स कंडीशन, तब गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका निर्माण एडजेक्टिव से हुआ है। तो एडजेक्टिव की जब कंडीशन से बनती है तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें तो देखो, कल हमने लिखा था इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मेंशन किया था। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत समथिंग नथिंग भी आते हैं। समथिंग नथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, वस्तु से संबंधित होते हैं, नॉन लिविंग से संबंधित होते हैं। तो ये भूल के भी गलती मत करिएगा कि इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इनके साथ किसी भी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। तो रीज़न यही है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन ये वस्तु से संबंधित होते हैं। कल जो हमने मेंशन किया था समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, ये जितने भी थे ये पर्सन से रिलेटेड थे, और पर्सन से रिलेटेड थे तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन घटित होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन नहीं घटित होगी। तो यूज़ किसका करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर इनका पोसेसिव केस आप बनाना चाहते हो तो पोसेसिव केस बनाने के लिए हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिसेबल, इसका मतलब क्या हुआ, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग यानी सब कुछ की, जो हर चीज़ की सुंदरता नाशवान है। इसका मतलब जो भी चीज़ें हैं सुंदर, जो भी चीज़ें दिखती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसी तरीके से मैंने कहा द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट। तो यहाँ पे क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट, यानी किसी चीज़ के जो अस्तित्व है स्थायित्व या स्थायी नहीं होता है।
तो यहाँ पे कभी भी ये मत कर देना कि एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं होगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग होगा। यहाँ पे ये आप नहीं लिख सकते हो नथिंग्स एग्जिस्टेंस, तो ये गलत होगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच आर जनरली रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, इट मीन्स दे आर यूज टू रिप्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन ऑफ विद देम। केस की घटना घटेगी तो पोसेसिव केस की घटना में हम इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये जितने भी शब्द थे इनके साथ हमेशा हमने देखा कि इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। किसी भी स्थिति में इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरीके से एक रूल नेक्स्ट, अगर रूल की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट रूल क्या है कि देखो, जैसे मान लो दो नाउन है, मैंने कहा राम एंड श्याम, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा इंडिया एंड अमेरिका। तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि अगर इनसे कंबाइंड वे में पोजीशन दिखता है, यानी दो नाउन ये संयुक्त रूप से एंड से जुड़े होते हैं और इनका जो है संबंध या अधिकार की बात किया जाए तो ये किसी अन्य नाउन से कंबाइंड वे में, कलेक्टिव वे में जुड़े हों, सामूहिक रूप से जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं कि केवल अंत वाले के साथ, यानी सेकंड वाले के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे श्याम की जगह अगर हम सीता लिख दें, ठीक, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन लिख दें, ठीक। अगर यहाँ पे इंडिया एंड अमेरिकाज तो यहाँ पे हम लिख दें फ्यूचर। यहाँ पे राम एंड श्याम लिखा था तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो राम एंड श्याम्स हाउस। देखो, अगर जितने भी ये राम एंड श्याम है, इसे किससे, इसका मतलब राम एंड सीता है, तो ये इसका अगर आपने इसके साथ यानी अंत वाले के साथ केवल सीता के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि राम एंड सीता के बच्चे सेम हैं। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी हैं और इनके बच्चे सेम हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपने कहा यहाँ पे राम एंड श्याम हाउस आपने कहा तो इसका मतलब राम एंड श्याम का संबंध सेम है। लेकिन आप अलग अलग दर्शाना चाहते हो तो जब सेपरेशन का भाव निकलेगा तो सेपरेशन के कंडीशन में हम प्रत्येक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मतलब आप इंडियाज़ एंड अमेरिकाज फ्यूचर, इसका मतलब भारत का भविष्य और अमेरिका का भविष्य, तो इसका इक्वल किसके होगा, इंडियाज़ फ्यूचर एंड अमेरिकाज फ्यूचर। बट इन कंबाइंड वे में हम क्या करते हैं, केवल अंत वाले के साथ करते हैं। क्योंकि नाउन की रिपीटिशन ना हो, एक ही नाउन केवल एक बार प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में हम पहले वाले के साथ नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस की बात करें, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें होगा इंडियाज़ एंड अमेरिकाज फ्यूचर। यहाँ पे राम एंड सीताज चिल्ड्रेन, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस और स्टेटमेंट। तो ये क्या है, एक सही है, सही कथन के रूप में प्रयोग हुआ है, सही एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी सही का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी अगर कंबाइंड वे में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये भी सही माना जाएगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।